Good morning one and all. Today we will start chapter number 1 of the macroeconomics, introduction to macroeconomics. Prior to introduce to macroeconomics, we should know about the difference between the microeconomics and macroeconomics, which was discussed in class 11th in the book of microeconomics. जैसा कि हमको पता है कि क्लास 11th में हम लोगों ने माइक्रोइकोनॉमिक्स का बुक पढ़ा था, क्लास 12th में हम लोग को मैक्रोइकोनॉमिक्स पढ़ना है। इवेंट इकोनॉमिक्स में दो पार्ट है, फर्स्ट है इंडियन इकोनॉमी और सेकंड पार्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। दो पार्ट है, या मैक्रो इकोनॉमिक्स है और इंडियन इकोनॉमी का पार्ट है, ये हमको पढ़ना है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो पहले हमको ये जानना जरूरी है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है। क्लास 11 में हम लोगों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ा था, क्लास 12 में हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, वेयर माइक्रो इकोनॉमिक्स एक नैरो कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले हम लोग को जानना ये जरूरी है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंसेस होते हैं, जो हम लोग डिस्कस कर चुके थे क्लास 11 क्लास में। देन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें, माइक्रो इकोनॉमिक्स macroeconomics. ये माइक्रो एंड मैक्रो है क्या? माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, इट इज द ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी कि इकोनॉमिक्स के ब्रांच है। इकोनॉमिक्स के दो ब्रांच हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब यहाँ ब्रांच का मतलब किस रेफरेंस की बात कर रहा है? स्टडी के लेवल पे, यानी कि इकोनॉमिक्स को हम लोग दो तरह से स्टडी कर सकते हैं, माइक्रो लेवल पे स्टडी कर सकते हैं और दूसरा मैक्रो लेवल पे स्टडी कर सकते हैं। माइक्रो लेवल का जो कॉन्सेप्ट है ये नैरो कॉन्सेप्ट है, वेयर मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो कॉन्सेप्ट है ये वाइड कॉन्सेप्ट है। We know that father of economics, father of modern economics is Adam Smith, who said that economics is the science of wealth. उन्होंने इकोनॉमिक्स को एक साइंस बोला था और बोला था कि इकोनॉमिक्स एक साइंस है जो वेल्थ से रिलेटेड चीजों को डील करता है। लेकिन बाद में बहुत सारे और इकोनॉमिस्ट आए, उन्होंने बताया कि इकोनॉमिक्स को वेल्थ से रिलेटेड नहीं है, वेल्थ के साथ साथ वेलफेयर भी है। फिर और इकोनॉमिस्ट आए, उन्होंने बताया, जैसे कि मेहता का नाम आपको पता ही होगा, उन्होंने बताया कि इकोनॉमिक्स वेल्थ वेलफेयर के अलावा वहां पे स्केर्सिटी को भी डिस्कस किया जाता है। नैरो कॉन्सेप्ट एंड वाइड कॉन्सेप्ट। माइक्रो, मैंने बताया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स एक ब्रांच है इकोनॉमिक्स का, जहां पे हम लोग किसी पर्टिकुलर यूनिट के बारे में स्टडी करते हैं, किसी पर्टिकुलर यूनिट के बारे में स्टडी करते हैं। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम इकोनॉमी के बारे में स्टडी करते हैं, इकोनॉमी एज ए होल, यानी पूरे इकोनॉमी के बारे में स्टडी करते हैं। पर्टिकुलर यूनिट मींस सबको पता होगा, पर्टिकुलर यूनिट क्या हो सकता है? कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल हो सकता है, कोई पर्टिकुलर कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, कोई भी हो सकता है। यानी किसी पर्टिकुलर यूनिट के बारे में पढ़ेंगे कि उसका बिहेवियर क्या है, बिहेवियर इन द सेंस उसके पास कैपेसिटी क्या है गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करने के लिए, उसका इनकम लेवल क्या है। यानी किसी एक पर्टिकुलर यूनिट के बारे में अगर हम स्टडी करें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स हो जाएगा। लेकिन अगर पूरे इकोनॉमी के बारे में पढ़े, पूरे कंट्री के बारे में क्या चल रहा है उसके बारे में पढ़ेंगे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स हो जाएगा। इट मींस माइक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट नैरो है और मैक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट वाइड है। जब आप हाई क्लासेस में जाएंगे तो जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं जो आपको रिसर्च करेंगे तो आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स की जरूरत है, लेकिन सबसे ज्यादा रिसर्च अगर करेंगे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में करेंगे। पूरे कंट्री में चल क्या रहा है, पूरे कंट्री की एम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन क्या है, पूरे कंट्री का डिमांड एंड सप्लाई क्या है, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है, सब कुछ इसमें डिस्कस किया जाएगा। लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे? कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर में कौन कौन सा चैप्टर था सबको पता ही होगा, यूटिलिटी था, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी था, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। इसके साथ साथ हम लोगों का इंडिफरेंस कर्व था, डिमांड हम लोगों ने पढ़ा था। डिमांड पढ़ा था तो किसी पर्टिकुलर कंज्यूमर के बारे में हम लोग पढ़े थे, डिमांड सप्लाई एंड
इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। प्रोड्यूसर बिहेवियर के बारे में हमने पढ़ा था कि प्रोडक्शन क्या होता है, प्रोड्यूसर क्या होता है, प्रोडक्शन फंक्शन क्या होते हैं, कॉस्ट क्या होते हैं, रेवेन्यू क्या होते हैं, ये सब हम लोग डिस्कस किए थे। और जो डिस्कशन हुआ था वो माइक्रो लेवल पे हुआ था। अगर वही डिस्कशन हम लोग माइक्रो लेवल पे करेंगे, वही स्टडी अगर हम लोग माइक्रो लेवल पे करें तो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स हो जाएगा कि पूरे कंट्री में डिमांड और सप्लाई क्या है, पूरे कंट्री में एम्प्लॉयमेंट का रेट क्या है, कितने लोग रोजगार है, कितने लोग बेरोजगार है, पुअर्टी क्या है वहाँ पे। इसके साथ साथ हम देखेंगे कि ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है, कंट्री का डेवलपमेंट का नेचर क्या है, डेवलप्ड कंट्री है या फिर डेवलपिंग कंट्री है या फिर अनडेवलप्ड कंट्री है, उस कंट्री की जीडीपी क्या है, नेशनल इनकम क्या है, पर कैपिटा इनकम क्या है, सारा चीज हम अगर डिस्कस करेंगे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिस्कस करेंगे। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स भी इकोनॉमिक्स का ब्रांच है और माइक्रो इकोनॉमिक्स भी इकोनॉमिक्स का ब्रांच होता है। माइक्रो हम क्लास में पढ़ चुके हैं, क्लास में हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो चैप्टर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसका नोट्स आपको मिल जाएगा। इसमें बस ये जानना है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। माइक्रो इकोनॉमिक्स जानने से पहले सबसे बढ़िया तरीका है कि माइक्रो और मैक्रो का डिफरेंस आपको समझ लीजिए, आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स समझ में आ जाएगा। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि चैप्टर नंबर माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या क्या चीज डिस्कस करते हैं और हम लोग के सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं। तो जैसे सबसे पहले ये तो हो गया इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। यदि कोई भी चीज पढ़ेंगे तो सबसे पहले उसमें इंट्रोडक्शन पढ़ना होता है। इंस्टेड ऑफ दैट और भी चीजें हमको पढ़ना है, जैसे नेशनल इनकम, जिसमें हम लोग कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट के साथ साथ अकाउंटिंग भी पढ़ेंगे कि नेशनल इनकम का अकाउंटिंग कैसे करते हैं। जीडीपी के बारे में पढ़ेंगे, डिमांड एंड सप्लाई के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या चीज माइक्रो इकोनॉमिक्स में होता है और हम लोग क्या क्या पढ़ना है, तो बात करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या डील करते हैं। इसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, पॉपुलेशन के बारे में भी पढ़ते हैं, डेवलपमेंट, गवर्नमेंट पॉलिसी, इसके साथ साथ बैंकिंग सिस्टम क्या है कंट्री में, पब्लिक फिनांस हमको पढ़ना है। पब्लिक फिनांस हम हायर क्लास में पढ़ेंगे, यहाँ नहीं पढ़ना। ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे। जैसे इसके बाद जो चैप्टर हम पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है और एग्जाम में इससे अकाउंटिंग में आएगा कि नेशनल इनकम क्या होता है, जीडीपी क्या होता है, उससे कैलकुलेशन किस तरह से किया जाता है। जीडीपी क्या होता है ये सब लोग क्लास 10 में पढ़ेंगे। पूरे कंट्री में डिमांड एंड सप्लाई क्या है, कंट्री में एम्प्लॉयमेंट का रेट क्या है, कितने लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, जैसे आप लोगों ने बीपीएल का नाम सुना होगा, बीपीएल पॉवर्टी, इसका क्राइटेरिया क्या है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पॉपुलेशन यहाँ पे हमको नहीं पढ़ना है, ठीक है, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक पार्ट है, तो 12th में नहीं पढ़ना है। डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट का एक अलग से बुक है, आपको पता ही है। गवर्नमेंट की क्या क्या पॉलिसी है, सब लोग पब्लिक फाइनेंस डिस्कस करेंगे। और बैंकिंग सिस्टम जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग रहता है कि हम लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो ये जानना जरूर एक एक्साइटमेंट होगा कि बैंकिंग किस तरह से काम करता है और किस तरह से इसका मैनेज होता है, सब चीजें हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि बैंकिंग सिस्टम में आपको आरबीआई पढ़ना है। आरबीआई का मतलब होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कंट्री का सेंट्रल बैंक है जिसको अथॉरिटी है करेंसी को इशू करता है। आरबीआई के साथ साथ हम पढ़ेंगे कॉमर्शियल बैंक, यानी जो बैंक है कॉमर्शियल बैंक है उनका फंक्शन क्या है, उनका रोल क्या है हमारे इकोनॉमी के डेवलपमेंट। इसके साथ साथ ये पढ़ेंगे हाउ कॉमर्शियल बैंक अर्न प्रॉफिट, यानी कॉमर्शियल बैंक अपना प्रॉफिट कैसे जनरेट करते हैं, जैसे आप मैंने एक बार बताया था सर क्लास में क्रेडिट क्रिएशन के बारे में। तो ये सब चीजें हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिस्कस करेंगे।
मैक्रो इकोनॉमिक्स मैंने पहले ही बताया कि ये वाइड कॉन्सेप्ट है, जिसमें पूरे इकोनॉमी एज ए होल, पूरे कंट्री के इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में पढ़ते हैं। और उसके साथ साथ पढ़ने का ऑब्जेक्टिव क्या है ये जानना जरूरी है कि हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ते हैं। एग्जाम देने के लिए तो पढ़ते हैं, इसके कुछ तो होगा, कोई ना कोई तो पर्पज है, एग्जाम तो देना ही है, लेकिन इसका प्रैक्टिकल लाइफ में क्या है, हम लोग क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हम लोग को एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, अपनी कंट्री के डेवलपमेंट के बारे में अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि हमारी कंट्री की सिचुएशन क्या है, इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है, और हमारी कंट्री डेवलपमेंट के किस क्राइटेरिया में है। और इसके साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे तभी तो जानेंगे कि हमारी कंट्री का लेवल क्या है, इनकम लेवल क्या है, लोगों का पर कैपिटा इनकम क्या है, तभी तो हम दूसरे कंट्री से कंपेयर कर सकते हैं। तो इसको स्टडी करने का बस उद्देश्य ये है कि हमको समझ आ जाएगा कि किसी कंट्री में वहां का सिचुएशन क्या है एज ए इकोनॉमिक लेवल, और वो कंट्री दूसरे कंट्री से कैसे डिफर है, ताकि हम लोग ये समझ सके कि और क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन गवर्नमेंट को करना चाहिए, या फिर और क्या होना चाहिए जिससे हमारा देश और तरक्की करे और आगे जाए। हम लोग इतना सक्षम हो जाएंगे, अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ लेते हैं तो इतना सक्षम जरूर हो जाएंगे कि ताकि हम दूसरे कंट्री से अपनी कंट्री को कंपेयर कर सकें, इसके साथ साथ एनालिसिस कर सकें कि और क्या क्या डेवलपमेंट होना चाहिए और क्या क्या गवर्नमेंट की पॉलिसी होना चाहिए। ये सब हम लोग समझ सकते हैं अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में मैंने बता दिया कि बहुत सारे चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स, के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स जानने से पहले आप लोगों को बस ये जान लेना जरूरी है व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो कि हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। सेकंड में बताया इसमें कौन कौन से चैप्टर इन्वॉल्व होंगे, तो मैंने बताया कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, जो कि अकाउंटिंग की तरह है, जीडीपी, इसके साथ साथ डिमांड एंड सप्लाई एज ए होल, बैंकिंग सिस्टम के बारे में पढ़ना है, सप्लाई सिस्टम को डिस्कस करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो चैप्टर नंबर 1 का आपको नोट्स मिल जाएगा पीडीएफ फाइल में, आप उसे पढ़ लीजिएगा और अपने नोटबुक में लिख भी लीजिएगा। चैप्टर नंबर 2 इंपॉर्टेंट होने वाला है, अकाउंटिंग फॉर नेशनल इनकम। आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो सबसे पहली चीज तो ये जानना जरूरी है, जैसे कि हम लोग सुनते हैं कि हमारा कंट्री डेवलपिंग कंट्री है, और ये भी सुनते हैं कि कुछ ऐसे कंट्री है जो डेवलप्ड कंट्री है, लेकिन कुछ ऐसे कंट्री भी हैं जो अनडेवलप्ड कंट्री है। तो डेवलप्ड कंट्री, अनडेवलप्ड कंट्री या फिर डेवलपिंग कंट्री को डिटरमाइन कौन करता है, इसका क्या क्राइटेरिया होता है, क्या कोई एजेंसी है इसके लिए? यस, तो बहुत सारी एजेंसीज हैं, जैसे आपको सुना होगा यूएनडीपी के बारे में। यूएनडीपी, यूएन से सबको पता है, यूएन का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन, डी फॉर डेवलपमेंट एंड डी फॉर ग्रोथ। The UNDP means United Nations Development Program. It is the body of United Nations. एक एजेंसी है जो एक रिपोर्ट बनाती है, उस रिपोर्ट का नाम है SDR. SDR means Human Development Report. इसके साथ साथ और भी कुछ एजेंसी हैं जो डेवलपमेंट को डिटरमाइन करती हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक। ये सब एजेंसीज हैं जो कि कैटेगराइज करती हैं बिटवीन द डेवलप्ड कंट्री, डेवलपिंग कंट्री एंड अनडेवलप्ड कंट्री। डेवलप्ड कंट्री का एग्जांपल इंडिया है, अनडेवलप्ड कंट्री का एग्जांपल जैसे नेपाल हो गया, और डेवलप्ड कंट्री जैसे कि वैसे हो गया। तो क्या क्राइटेरिया होता होगा कि वर्ल्ड बैंक कहता होगा कि ये डेवलप्ड है या फिर ये अनडेवलप्ड नहीं है? तो इसका सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, वही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम, जो कि हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, इसलिए मैं बता रहा हूं। पर कैपिटा इनकम मींस एवरेज इनकम ऑफ द रेजिडेंट ऑफ द कंट्री, यानी एक कंट्री में रहने वाले का पर पर्सन, यानी एक व्यक्ति कितना पैसा कमा रहा है, उसी को हम लोग पर कैपिटा इनकम कहते हैं। ठीक है, तो नेशनल इनकम कॉन्सेप्ट क्या है? नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट यही है, aggregate income which is earned by the resident of their country, यानी
मान लीजिए एक कंट्री में 5 लोग रहते हैं, ऐसा लोग एज्यूम कर लेते हैं। तो 5 लोग मान लीजिए कोई 10 रुपए कमा रहा है, कोई 20 रुपए कमा रहा है, कोई 30 कमा रहा है, कोई 40 कमा रहा है, कोई 50 कमा रहा है। तो इन लोग का सम कर लेंगे तो टोटल इनकम आ जाएगा। जैसे मान लेते हैं इस तरह से एक कंट्री में 5 लोग हैं, कोई 10 रुपए अर्न कर रहा है, कोई 20 रुपए अर्न कर रहा है, कोई 30 रुपए अर्न कर रहा है, कोई 40 कर रहा है, कोई 50 रुपए कर रहा है। ठीक है, इनको हम जोड़ लें तो हमारा एग्रीगेट इनकम हो जाएगा। तो एग्रीगेट इनकम कितना हो गया 150 डिवाइड कर लेंगे तो ये हमारा टोटल इनकम हो जाएगा। टोटल इनकम 150। टोटल इनकम जो कि हम निकाले हैं पूरे कंट्री का इनकम, दैट्स व्हाई टोटल इनकम को हम नेशनल इनकम कह सकते हैं। तो यही टोटल इनकम नेशनल इनकम हो जाएगा। और एक कंट्री में रहने वाले कितने लोग हैं 5 लोग हैं, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, जो एवरेज इनकम आ जाएगा वो आ जाएगा 30 रुपीज, यानी कि 30 रुपीज हमारा क्या हो जाएगा पर कैपिटा इनकम हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग पर कैपिटा इनकम निकालते हैं। तो नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है, aggregate income which is earned by the residents of their country, यानी कि उस कंट्री में रहने वाले जितने लोग हैं उन लोग का इनकम ऐड कर ले, सम कर ले सबका, तो हमारा नेशनल इनकम हो जाएगा। और नेशनल इनकम से अगर हम लोग पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे तो हमारा पर कैपिटा इनकम हो जाएगा। दैट्स राइट, पर कैपिटा इनकम इज इक्वल टू नेशनल इनकम divided by population। Per capita income is equal to national income divided by population। हमारा per capita income, नेशनल इनकम जहां पे हम लोग इनकम को कंसीडर करते हैं। अब बात करते हैं जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब होता है एग्रीगेट प्रोडक्शन ऑफ goods and services within an accounting year and within a geographical area of their country। यानी एक देश के भौगोलिक क्षेत्र में, एक देश में जितना एरिया होगा उसमें जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होगा उसका सम कर लेंगे तो हमारा जीडीपी हो जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका भी हम लोग अकाउंटिंग सीखेंगे कि जीडीपी में क्या क्या चीजें शामिल की जाती हैं, क्या चीजें शामिल नहीं की जाती हैं, और कितने सेक्टर होते हैं। तो सेक्टर सबको पता है कि 3 सेक्टर होते हैं प्रोडक्शन के। प्राइमरी सेक्टर, जिसको हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर कहते हैं, जहाँ पे खेती वगैरह लोग करते हैं, धान उगाते हैं, गेहूं उगाते हैं, सब्जी उगाते हैं। ठीक है, यानी एग्रीकल्चर सेक्टर जो कृषि से रिलेटेड। दूसरा होता है सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर को हम लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं, जहाँ पे प्रोडक्शन का काम होता है, जहाँ पे रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, वहां पे भी आता है हमारा, वहां से जो प्रोडक्शन होगा उसे हम लोग कहेंगे जीडीपी फ्रॉम द सेकेंडरी सेक्टर। एंड थर्ड जो होता है हम लोगों का, थर्ड है सर्विस सेक्टर या फिर टर्टियरी सेक्टर कहते हैं, जहां पे प्रोडक्शन सर्विसेज का होता है। सर्विसेज सबको पता है ये इंटेंजिबल होती है, इनविजिबल होती है। जैसे एज ए टीचर कोई सर्विस दे रहा है, एज ए डॉक्टर, एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो ये सब जो इनकी जो कमाई है वो जो प्रोडक्शन होगा वो हमारा सर्विस सेक्टर में आता है। तो जीडीपी में तीनों सेक्टर आते हैं, प्राइमरी सेक्टर भी आता है, सेकेंडरी सेक्टर भी आता है और सर्विस सेक्टर भी आता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद डिमांड एंड सप्लाई चैप्टर है, बैंकिंग सिस्टम चैप्टर है, तो ये सब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है चैप्टर नंबर 1, बस ये थ्योरी बेस्ड है, बस हम लोग बहुत सारा डिस्कस कर चुके हैं। मैं नोट्स दे दूंगा, आई होप आप लोग समझ में आएगा। इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है इसके बारे में आप लोग समझ